जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। डीआरडीओ ने दोस्तों एक बड़ा स्टेप उठाया और अब भारत ने फैसला किया है कि वो खुद एयर टू एयर रिफ्यूलिंग पॉड्स को बनाएगा। यानी कि ये वो टेक्नोलॉजी है जो किसी फाइटर जेट को आसमान में ही फ्यूल भरने की क्षमता देती है। मतलब साफ है दोस्तों, अब भारत का सूथा TMK, तेजस, राफेल, इन सभी फाइटर जेट्स को हवा में ईंधन देने के लिए अब हमें विदेशी सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि एक फोर्स मल्टीप्लायर है। मतलब वही विमान जो पहले 500 से 600 किलोमीटर तक ऑपरेट होता था, अब वो दुश्मन के अंदर 1000 से 1500 किलोमीटर जाकर मिशन पूरा कर सकता है, वो भी बिना लैंड किए। अब तक दोस्तों भारत को ये क्षमता कुछ विदेशी सिस्टम से ही मिलती थी, जैसे कि कोबम का रिफ्यूलिंग पॉड जो कि यूके बनाता है। लेकिन दोस्तों डीआरडीओ का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड अब इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह स्वदेशी बनाने जा रहा है। सीधा मतलब इसका है कि हमारी विदेशियों पर निर्भरता खत्म होगी, संवेदनशील टेक्नोलॉजी भारत के अंदर डेवलप होगी और इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। इसके लिए बाकायदा डीआरडीओ ने जो हमारे इंडस्ट्री और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे प्रपोजल मांगे हैं। फोकस रहेगा इंडियन एयरफोर्स के मौजूदा एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेशन, हाई रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस और पूरी तरह होज एंड डॉग मेथड पर आधारित डिजाइन। और ये दोस्तों एयर टू एयर रिफ्यूलिंग पॉड मॉडुलर सिस्टम होगा जिसे टैंकर एयरक्राफ्ट या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के विंग्स के नीचे लगाया जा सकेगा। और ये भारत के प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के लिए एक शानदार मौका भी है जब उन्हें इस तरीके का काम सौंपा जा रहा है। डीआरडीओ का मकसद साफ है कि इनोवेशन, रैपिड प्रोटोटाइपिंग और देसी प्रोडक्शन चेन साथ में लेकर आना। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो दोस्तों भारत कुछ गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो स्वदेशी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम्स को बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीआरडीओ ने एक और गेम चेंजर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो है शेयर्ड अपर्चर फेज्ड एरे एंटीना टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना। और ये सिर्फ एक और डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों, बल्कि ये भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम में एक बड़ी क्रांतिकारी छलांग लेकर आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही एंटीना अब कई तरीके के काम कर पाएगा, जैसे कि रडार सर्विलांस, जैमिंग और कम्युनिकेशन, वो भी एक ही सतह से बिना अलग अलग एंटीना लगाने की जरूरत के। अब ये आप ऐसे समझिए जैसे अभी तक क्या होता था, किसी भी मॉडर्न फाइटर जेट में या फिर अवाक्स प्लेटफॉर्म में 3 अलग अलग एंटीना लगे होते हैं। एक रडार के लिए होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए, तीसरा कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि एक तो प्लेटफॉर्म में जगह की कमी होती है, दूसरी प्रॉब्लम है कि एक दूसरे के सिग्नल में इंटरफेरेंस होता है, और तीसरा प्रॉब्लम आता है रडार क्रॉस सेक्शन यानी कि RCS बढ़ जाता है, जिससे कि स्टेल्थ कैपेबिलिटी तो ऑलरेडी कम हो जाती है। लेकिन डीआरडीओ का जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है वो इस समस्या का वन शॉट सॉल्यूशन लेकर आया, यानी कि शेयर्ड अपर्चर एंटीना सिस्टम। मतलब एक ही एंटीना 3 काम करेगा, रडार सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन, वो भी एक ही रेडिएटिंग सरफेस से। और इससे प्लेटफॉर्म पर कम जगह लगेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस घटेगा और सबसे जरूरी रडार क्रॉस सेक्शन भी कम हो जाएगा। मतलब साफ है कि एक ही सिग्नल प्रोसेसिंग दिमाग जो कि सभी फंक्शंस को कोहेरेंटली कंट्रोल कर पाएगा। और इस शेयर्ड अपर्चर सिस्टम को दोस्तों भारत के कई स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि अवाक्स, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस ट्रैकिंग एरेज, स्टेल्थ UAV और हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अनमैन्ड व्हीकल्स और नेवल इंटीग्रेटेड मास्क पर भी, यानी कि एयर, सी और स्पेस तीनों डोमेन में एक ही टेक्नोलॉजी काम आएगी। तो डीआरडीओ का ये शेयर्ड अपर्चर एंटीना प्रोजेक्ट भारत को नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के युग में पूरी तरीके से एंटर करा देगा। वही आज बेंगलुरु के आसमान में एक ऐसा नजारा देखने को मिला है दोस्तों जिसने हर डिफेंस प्रेमी का दिल जीत लिया। दरअसल दोस्तों अमेरिकी वायुसेना का B-1B लांसर, इसने अपनी गड़गड़ाहट से पूरा रनवे हिला दिया। और ये वही स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट है जो दर्जनों टन हथियार अपने साथ कैरी कर सकता है। और इस बार ये भारत आया है एक्साइज स्कोप इंडिया 2025 के लिए। 11 नवंबर की शाम जब बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अचानक नजर आया एक बड़ा ग्रे कलर की मशीन, और ये थी B-1B लांसर। इस विमान का टेल कोड DY ये बता रहा था कि ये एयरक्राफ्ट दोस्तों साउथ डकोटा से भारत आया। दोस्तों कोप इंडिया एक्साइज ये भारत और अमेरिकी वायुसेना का एक ज्वाइंट एक्साइज है जो कि हर 2 साल में होता है। इस ड्रिल का मकसद है टेक्निकल कोऑर्डिनेशन, इंटरऑपरेबिलिटी और रियल वर्ल्ड कॉम्बैट सिनेरियोस में मिलजुल कर काम करना। हालांकि ये बॉम्बर पहली बार भारत नहीं आया, इससे पहले एरो इंडिया में भी ये आया था, लेकिन इस बार इसका आना काफी स्ट्रेटेजिक माना जा रहा है क्योंकि कोप इंडिया 2025 सिर्फ एक जॉइंट ड्रिल नहीं है, बल्कि ये क्वाड फ्रेमवर्क के अंदर इंडिया US डिफेंस कोऑपरेशन का प्रतीक भी है। अब जब इंडो पैसिफिक रीजन में जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं, तो ऐसी डिप्लॉयमेंट साफ दिखाती है कि भारत और अमेरिका ऑपरेशनल इंटीग्रेशन को नए लेवल पर ले जा रहे हैं। दोस्तों जब भी कोई स्ट्रैटेजिक बॉम्बर किसी विदेशी देश की जमीन पर उतरता है तो वो सिर्फ एक उड़ान नहीं होती, बल्कि ट्रस्ट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का संकेत होती है, जो ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ रीजनल पावर नहीं है बल्कि ग्लोबल डिफेंस नेटवर्क का अहम हिस्सा बन चुका है। दोस्तों हिंद महासागर में अब शुरू हो चुका है एक नया साइलेंट वॉर, जहां गोली नहीं चलती, आवाज नहीं होती, लेकिन
शक्ति का संतुलन पूरी तरह बदल जाता है। और इस बार मैदान में उतर रही है जर्मनी की टाइप 214 स्टेल्थ सबमरीन, जिसे भारत अपनी नौसेना में शामिल करने पर काफी गंभीरता से बातचीत कर रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा क्योंकि ये पनडुब्बी शांत है और चाइना और पाकिस्तान की एंटी सबमरीन वॉरफेयर को पूरी तरह आउटफॉक्स कर देगी। यानी कि ये आएगी, वार करेगी और फिर समंदर की गहराइयों में ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। दोस्तों, भारत सरकार प्रोजेक्ट 75I के तहत इस मेगा प्रोजेक्ट को शुरू कर चुकी, जिसमें कि 6 नई पनडुब्बियां बनाई जानी है। और इस प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों थीसेंक्रूप मरीन सिस्टम जर्मनी ने भारत के लिए अपनी सुपर स्टेल्थ मॉडल टाइप 214 सबमरीन पेश की है, जो पहले ही अपनी क्षमता को काफी दिखा चुकी है। अगर सब कुछ दोस्तों योजना के मुताबिक चला तो भारत को यह पनडुब्बी 2030 से 2032 के बीच मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, इस पनडुब्बी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका स्टेल्थ डिजाइन फिलॉसफी। इस पनडुब्बी का दोस्तों जो डायमंड शेप्ड आउटर हल है वो गोल नहीं बल्कि कोणीय है। यह डिजाइन सोनार वेव्स को स्कैटर कर देता है, यानी कि जब दुश्मन के सोनार की लहरें से टकराती हैं तो वो सीधे वापस नहीं जाती बल्कि हर दिशा में बिखर जाती है, जिसका परिणाम ये निकलता है कि सोनार इको स्ट्रेंथ 80% तक घट जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता इस पनडुब्बी की है कि इसका प्रेशर हल जो कि नॉन मैग्नेटिक स्टील से बना है। मतलब अगर दुश्मन का हेलीकॉप्टर या पेट्रोल एयरक्राफ्ट मैट सेंसर से इसकी तलाशी करता है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। ग्रीक नेवी के ट्रायल्स में ये टेक्नोलॉजी 90% मामलों में मैट डिटेक्शन को फेल कर चुकी है। और इस पनडुब्बी की एक और खासियत यह है कि इसका फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम, यानी ये टेक्नोलॉजी इस पनडुब्बी को लगभग 3 हफ्ते तक पानी के नीचे रहने में सक्षम बनाती है। और हथियारों की बात करें तो इसमें 6 533 mm के टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं, जो कि ब्लैक शार्क हैवी वेट टॉर्पीडोज, और भविष्य में इसमें ब्रह्मोस का सबमरीन लॉन्च वेरिएंट भी लगाया जा सकता है। और ये प्रोजेक्ट दोस्तों भारत का डिफेंसिव नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का भी प्रतीक है। इस प्रोजेक्ट में 70% स्वदेशी कंटेंट अनिवार्य भी किया गया है। बात साफ हो जाती है कि भारत की कंपनियां DRDO के साथ मिलकर इसकी AIP टेक्नोलॉजी और कॉम्बैट सिस्टम को स्वदेशी करेंगी। और अगर भारत दोस्तों इस पनडुब्बी को फाइनल करता है तो हिंद महासागर का हर कोना, हर गहराई, हर ध्वनि भारत की निगरानी में होगी। याद रखिए दोस्तों, समंदर जितना शांत होता है उसकी ताकत उतनी ही गहरी होती है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा भारतीय सेना ने एक ऐतिहासिक पहल शुरू की है। ये ऐसी पहल है जो कि भविष्य के युद्धों में भारत की बढ़त को तय कर सकती है। दिल्ली डिफेंस डायलॉग के दूसरे दिन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की है इंटर्नशिप प्रोग्राम की। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री ने मंजूरी दी है कि अब भारतीय थल सेना में 75 पेड इंटर्नशिप शुरू की जाएंगी। मतलब देश के युवा और जो निज टेक्नोलॉजी डोमेन पर काम कर रहे हैं, जैसे AI, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन टेक, डेटा एनालिटिक्स, क्वांटम कम्युनिकेशन, वो सीधे इंडियन आर्मी के साथ मिलकर काम कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह फेयर और ट्रांसपेरेंट रखा गया है ताकि हर टैलेंटेड युवा को बराबर मौका मिले। इसके अलावा थल सेना प्रमुख ने कहा कि आर्मी एजुकेशन कोर को पूरी तरह रीस्ट्रक्चर किया गया। पहले इसका फोकस जो था वो पारंपरिक ट्रेनिंग पर ज्यादा था, लेकिन अब इसे नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर के हिसाब से ढाला जा रहा है। मतलब अब सोल्जर्स को सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में भी माहिर बनाया जाएगा। मतलब यानी कि सैनिक सिर्फ बंदूक नहीं बल्कि डेटा और एल्गोरिथम से भी लड़ेंगे। और तीसरा सबसे दिलचस्प पॉइंट यह है कि अब तक इंडियन आर्मी अपने ऑफिसरों को डेपुटेशन पर बाहर की एजेंसियों में भेजती थी, लेकिन इस बार उल्टा होगा। यानी कि सिविल सेक्टर के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स जैसे साइबर सिक्योरिटी, AI, लॉजिस्टिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ अब सीधे भारतीय थल सेना में डेपुटेशन पर काम करेंगे। और यह स्टेप दोस्तों भारत में सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, क्योंकि अब टेक इंडस्ट्री के दिमाग और आर्मी का ग्राउंड एक्सपीरियंस एक साथ मिलकर काम करेगा। और एक तरह से ये टेक्नो मिलिट्री सिनर्जी का नया मॉडल है। ये सब मिलकर भारत की रक्षा नीति को फ्यूचर रेडी बना रहे दोस्तों। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, अमेरिका ने एक चौंकाने वाला दावा किया है कि पाकिस्तान अब जल्द ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है, जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर होगी। मतलब इसका निशाना सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इजराइल तक हो सकता है। और साथ ही पाकिस्तान अब अपनी मिडिल ईस्ट में ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने बताया कि जिस मिसाइल को वो तैयार कर रहा है उसका नाम है शाहीन 4, या हो सकता है कि इसका डेरिवेटिव हो ये, जिसे कि पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स के द्वारा बनाया जा रहा है। कुछ खबरों में तो यह कहा जा रहा है कि इसकी रेंज 5500 से लेकर 7000 किलोमीटर तक होगी। मतलब पाकिस्तान इससे सीधा तेल अवीव यानी कि इजराइल पर निशाना बना सकता है। पाकिस्तान के पास दोस्तों अभी तक तो ये क्षमता थी ही नहीं, क्योंकि उसकी शाहीन 3 की रेंज 2750 किलोमीटर है। अब सवाल तो ये उठता है कि पाकिस्तान को ICBM की जरूरत क्यों पड़ रही है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान की चाल भारत को नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में पावर प्रोजेक्शन के लिए पाकिस्तान अब ईरान और तुर्की के साथ स्ट्रैटेजिक गठबंधन को मजबूत कर रहा है। मतलब यह है कि अब इजराइल तक पहुंचने वाली पूरी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को पाकिस्तान डेवलप कर रहा है।
अभी तक पाकिस्तान, जिसे कि इस्लामिक बम के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब वो इस्लामिक आईसीबीएम का खिताब भी अपने नाम करना चाहता है। कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बताया जा रहा है कि इनकी ये जो शाहीन 4 है वो 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल पर बेस्ड होगी। हो सकता है कि इसमें चाइना की DF-41 आईसीबीएम से टेक्नोलॉजी मिल रही हो इन्हें, जो कि 3 से 5 MIRVs अपने साथ कैरी कर सकती है और हर वॉरहेड की क्षमता 300 किलोटन होगी। और अगर चाइना ने पूरी मदद करी पाकिस्तान की तो ये मिसाइल दोस्तों सॉलिड प्लस कंपोजिट फ्यूल मिक्स का इस्तेमाल भी कर सकती है, जो कि रेंज और स्केलेबिलिटी दोनों को बढ़ा देगा। इससे पहले दोस्तों पाकिस्तान ने 2017 में अब्बाबिल मिसाइल का भी टेस्ट किया था, जिसमें कि उसने कहा था कि ये MIRV टेक्नोलॉजी के साथ आई है, लेकिन बाद में दोस्तों इसमें गाइडेंस एरर, पोस्ट बूस्ट, व्हीकल इंस्टेबिलिटी और बहुत सारी तकनीकी खामियां थी। लेकिन इस फेलियर के बाद भी वो कैसे नई लंबी दूरी की मिसाइल शाहीन 4 को बना रहा है, ये हैरान कर देने वाली बात है। हालांकि इससे अमेरिका, इजराइल और भारत के लिए भी टेंशन की बात जरूर है, क्योंकि दुश्मन को कम तो नहीं समझना चाहिए, लेकिन फिर भी दोस्तों भारत के पास तो अपने काउंटर मेजर्स हैं। लेकिन अमेरिका इजराइल को लगता है कि अगर पाकिस्तान का टेस्ट सफल हुआ तो ऑब्वियस सी बात है इजराइल के लिए भी एक खतरा बनेगा। इजराइल तो पहले से ही दोस्तों जासूसी भी कर रहा है NDC की फैसिलिटीज का, और इजराइल तो आपको मालूम है कि वो सीधा उड़ा ही देते हैं। यहाँ पर तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो दोस्तों ये है कि इनके पास तो पैसा ही नहीं है। IMF पर तो ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, और ICBM जैसी महंगी टेक्नोलॉजी कैसे ये अफोर्ड कर पाएंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है, अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करना है कि हम ICBM बना रहे हैं। इससे पहले तो ये खुद भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहे थे, वो भी कागजों के बीच दब गया है। लेकिन फिर भी दोस्तों भारत को अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। वहीं राजस्थान के तपते थार रेगिस्तान में भारतीय सेना ने रचा मरुज्वाला का इतिहास, एक ऐसा युद्ध अभ्यास जहां रेत की हर लहर ने देखा भारत की ताकत, तकनीक और तैयारी। सदर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने खुद इस अभ्यास का निरीक्षण किया, जहां सुदर्शन चक्र कोर और शाहबाज डिवीजन ने दिखाई अपनी जांबाजी। इस एक्सरसाइज में शामिल रहे आधुनिक ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम, मैकेनाइज्ड फोर्सेस, इन्फेंट्री और एयरफोर्स के थार रैप्टर्स, सब एक साथ एक मिशन में। उद्देश्य साफ था, भविष्य के युद्ध के लिए तैयार रहना। तो फिलहाल इतने अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।